नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए किए अंतरित। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट का 10% हिस्सा श्रमिकों के रहने के लिए आवासीय क्षेत्र में के रूप में किया जाएगा आरक्षित। और आज विश्व भर में मनाया है क्रिसमस का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए। को बूंद बूंद डाले तो भी अच्छी फसल होती है, लेकिन किसान के मन में क्या है, जब तक पूरा खेत पानी से भरा हुआ देखता नहीं तब तक उसको लगता है कि कुछ रह गया। हकीकत में तो पानी उसके मूल में जाना चाहिए और बूंद बूंद से जा सकता है। अगर ये काम लिए बहुत बढ़िया किए हैं और यहां तो मेरे सामने जय जवान भी है, जय किसान भी है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर लोग किसानों ने अनुबंध पर खेती ये की उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन जाएगी। करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। साथियों, हम इस दिशा में भी फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं, कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1,000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों की फसलों पर बेहतर बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इसका ही एक उत्तम उदाहरण है, आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है कि देश के किसान अपनी उपज के लिए सही दाम प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गांव कैम्बवाला में भी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हुए कार्यक्रम के दौरान किसानों को राशि आवंटित की गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद ने इस योजना के तहत अब तक किसानों को हुए लाभ का ब्यौरा दिया और सरकार की किसानों के प्रति भलाई की वचनबद्धता दोहराई। किसान सम्मान निधि योजना के तहत
आज जो 7वीं किस्त है 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी उनके खातों में डालने जा रहे हैं। इससे पहले भी 6 बार जो है वो 2,000 रुपया जो है किसानों के खाते में डाला जा रहा है। 86% देश के छोटे किसान स्कीम से जो उनको लाभ मिल रहा है, और मैं समझता हूं कि ये छोटे किसान को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है और देश के किसान की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो स्कीम देश के प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है। और देश की सरकार जो है वो किसान हितैषी है। देश की सरकार ने जो एग्रीकल्चर बजट है वो 6 गुना बढ़ाकर 1,35,000 करोड़ रुपया किया है 2013-14 के कंपैरेटिवली। इस अवसर पर लाभार्थी किसानों ने भी अपने विचार साझा किए। ठीक है, इससे बढ़िया और क्या देंगे ये, और तो किसी ने दिया नहीं तक 60 साल में। ये अज तो नहीं सदे ते चली आ रही बात, संशोधन हो जा, कोई चीज़ वापस नहीं होंगी। खेती बड़ी करते हैं, बिल्लू नाम 6,000 रुपया साल से खाते च आंदा अपने से। हाँ, बहुत बढ़िया मिला रहे हैं, पैसे मिला रहे हैं, खर्चा चल जैसी खेती होने के पैसे मिला रहे हैं सानू, बहुत बढ़िया काम चला रहा है। डबल कुमा मिलता सीगा, ये बढ़िया मिला रहा सानू। पहले डबल वारी में मिलता सीगा, हुण आपां जाके दुकान तो चक लेंदे हैं, पहले नहीं मिलता सीगा। खाद लैण जांदे सीगे, किते मिलदा नहीं सीगा, वो ब्लैक हो जाता सीगा। हुण असीं जांदे हां दुकान ते मिल जांदा। बहुत बढ़िया नीतियां चल रही है सरकार की। किसानों का कहना था कि कोरोना काल के इस समय में इस योजना से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट का 10% हिस्सा श्रमिकों के रहने के लिए आवासीय क्षेत्र के रूप में आरक्षित किया जाएगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करने के लिए ग्रामीणों की सहमति से पंचायती भूमि को उपलब्ध करवाया जाएगा। इकोसिस्टम प्रदेश में ऐसा बनाएंगे जिससे इंडस्ट्रीज प्रदेश की तरफ डाइवर्ट, और केवल मात्र बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, छोटी इंडस्ट्रीज खास तौर पर एंसेलरीज जो है उनको भी एक नई ऊर्जा देने का काम है। मैं शुरू करता हूं, जो हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे, मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, जो पिछले 5 वर्ष के अंदर 17 हमारे प्रदेश में आए। और खास तौर पर अगर हम देखें तो ATL जैसी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर है, उसने 550 करोड़ रुपए लैंड में निवेश करके 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से IMT सोना जो रोजका में उसके अंदर अपनी एस्टैब्लिशमेंट शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा औद्योगिक एवं रोजगार नीति 2020 के बारे में विस्तार से बताया कि 5 साल की इस नीति के तहत 5 लाख नौकरियां पैदा करने और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति में निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। देने का प्रावधान कर रहे हैं, जहां पर नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो है सरप्लस ग्राम पंचायत के पास है, जो आज के दिन किसी और उपयोग में नहीं आती, उसको ग्राम पंचायत अगर लीज पे देना चाहे तो उसको भी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगी कि रोड कनेक्टेड होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री स्वयं करेगी, उन चीज़ों को देखने के लिए हम करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में 3 साल के लिए मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को छोड़कर शर्तों के अनुसार बाकी श्रमिक कानूनों से रियायत मिलेगी। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि जहां कोई परियोजना लागू है और HSIIDC के बकाया का भुगतान हो चुका है, उसके लिए भूखंडों के हस्तांतरण के लिए स्वतः प्रावधान की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। पूरे राज्य को औद्योगिकीकरण, सामाजिक आर्थिक विकास, स्थानीय लाभ और विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के स्तर के आधार पर विभिन्न स्केल की प्रोत्साहन राशि के साथ 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने
ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए उनके घर द्वार पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना शुरू की जाएगी। कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक और कीर्तिमान बनाया है। महामारी के मामलों में लगातार गिरावट के साथ साथ रोगियों की संख्या में और कमी आई है और ये 2.78% रह गई है। देश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या में पिछले 24 घंटों में करीब 2000 की कमी आई है और अब 2,81,000 रोगी रह गए हैं। कोविड महामारी के आने वाले प्रतिदिन 25,000 से कम के स्तर पर बने हुए हैं और पिछले 24 घंटों में करीब 23,000 मामले ही सामने आए हैं। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये बढ़कर 95.77% हो गया है। इस तक कुल 97,17,000 रोगी इस महामारी से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 24,500 लोग कोविड से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या नए मामलों की संख्या के तुलना में अधिक बनी हुई है। देश भर में स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से 34 गुना से भी अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे मृत्यु दर में भी उसी अनुपात में गिरावट आई है और ये 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 336 रोगियों की कोरोना से मरने की खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मिले नए स्ट्रेन को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। प्रशासन की ओर से इस वजह से पिछले 1 माह के दौरान ब्रिटेन से शहर में आए लोगों पर नजर रखी जा रही है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सेंट्रल सर्विलांस यूनिट से इन यात्रियों का डाटा प्राप्त किया है, जिस पर उनसे संपर्क किया जा रहा है। हेल्थ विभाग के माध्यम से 9 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चंडीगढ़ आए यात्रियों का डाटा ट्रैक किया गया, जिसके अनुसार 52 यात्री ब्रिटेन से चंडीगढ़ आए हैं तथा 35 यात्रियों के साथ हेल्प डेस्क संपर्क कर चुका है। 17 यात्रियों ने फोन नहीं उठाया, जबकि 2 यात्री शहर से बाहर हैं, जबकि 1 यात्री वापस यूके लौट गया है। प्रशासन ने सभी यात्रियों से हेल्प डेस्क को सूचित करने को कहा है। प्रशासन के अनुसार अगर किसी में कोविड-19 के लक्षण आते हैं तो वे तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 2752-038 और 9779558282 पर संपर्क करें। इसके अलावा यूके से आए सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का पालन करना अनिवार्य है। विदेश से आए लोगों को 14 दिन सेल्फ होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी। पुलिस विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वो बीट स्टाफ के माध्यम से निरंतर निगरानी रखें तथा ये सुनिश्चित करें कि सभी होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की व्यवस्था करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल हॉस्टल में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। यात्रियों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। राकेश कुमार, जो कि चंडीगढ़ में सर्दियों के मौसम में इससे बचने हेतु कपड़ों को बेचने का कार्य करते हैं, उन्होंने भी स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का ऋण लिया, जिससे उनका काम फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने DD न्यूज़ चंडीगढ़ के साथ बातचीत में इस ऋण से दोबारा से काम शुरू करने का विवरण दिया। ये पीछे लॉकडाउन में हम लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, हमें रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। तो सरकार की तरफ से ये 10,000 के लोन के बारे में सुना तो हम तुरंत लेने गए तो वो हमें मिल गया। उसके बाद हमने ये मोजों का सॉक्स वगैरह जो रखी है, ग्लव्स रखे हैं, ये बेच के कारोबार चला रहे हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। सर, हम सरकार का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी 10,000 का लोन दिया है और हम इससे बहुत खुश हैं और हमारी आगे भी हेल्प करते रहेंगे। स्वनिधि योजना के तहत समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।
श्री मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए को-मैमोरेटिव वॉल्यूम नाम की पुस्तक का भी विमोचन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक का संकलन और प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है और इसमें वाजपेयी जी के संसद में दिए गए भाषण शामिल किए गए हैं। समूचे विश्व में आज क्रिसमस का त्यौहार पूरी धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज प्रभु ईसा मसीह के जन्मस्थान बैथलेहम में हजारों लोगों ने ईसा मसीह को याद किया। इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट में हजारों फिलिस्तीनी और विदेशी श्रद्धालुओं ने चर्च ऑफ नेटिविटी और आसपास के क्षेत्रों में मोमबत्तियां जलाकर प्रभु यीशु मसीह को याद किया। दुनिया भर के चर्चों को आज सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। आज सुबह से ही सभी गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। आज रात्रि मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। पोप ने कल रात रोम की वेटिकन सिटी में मध्य रात्रि प्रार्थना सभा के साथ क्रिसमस समारोहों का शुभारंभ किया। इधर देश में क्रिसमस के अवसर पर गिरजाघरों के साथ साथ घरों में भी क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी रोशनी व फूलों से सजाया गया है। पंजाब तथा हरियाणा में भी ईसा मसीह की याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब में गुरदासपुर तथा पठानकोट में क्रिसमस पूरी धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोनों प्रदेशों की राजधानी चंडीगढ़ में भी क्रिसमस की धूम है। चंडीगढ़ के एक बड़े मॉल में क्रिसमस ट्रीज की साज सज्जा देखते ही बनती है। सेक्टर 19, 18 और सेक्टर 23 के चर्चों में भी सुबह से ही प्रार्थनाएं हो रही हैं। और अब खबरें फटाफट। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानवता को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों समाप्त होता है। नमस्कार।